दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर सकते। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला, एक शब्द बोला? 100% कंट्रोल में है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर सकता। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। आप देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। कहता है हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली। एक बार नहीं बोला, 50 बार बोला उसने। बोलता रहता है। हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? कंट्रोलर हाथ में उसके। जगदंबिका पाल जी अभी कह रहे थे गैस की किल्लत नहीं है। ये बात सच है कि नेताओं के यहाँ गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन आम जनता के यहाँ गैस की किल्लत है। जब हम जाके देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, तब हमें इस बात का एहसास होगा। सरकार कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो युवा बेरोजगार क्यों है, किसान कर्ज में क्यों और मजदूर को काम क्यों नहीं मिल रहा? सरकार कहती है कि विदेश नीति मजबूत है, लेकिन कैसे महंगाई कम हुई, कैसे ऊर्जा सस्ती हुई, क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ? अगर हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो उसका फायदा जनता को कम मिलेगा। महोदय, रुपया केवल एक मुद्रा नहीं, ये देश की आर्थिक ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज स्थिति यह है कि लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल गैस सब महंगा हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि रुपए की गिरावट को रोकने के लिए वित्त विधेयक 2026 में कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं? क्या कोई स्पष्ट रोड मैप है जिससे रुपया स्थिर और मजबूत हो सके? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनोजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारतीयों को सपना दिखाया था कि हम भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने वादा किया था वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे? पहले तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन में किस तरह से लोगों को समस्याएं आई, ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कोरोना काल में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कितने लोग जो मुंबई से बिहार तक पैदल के लिए निकले थे, रास्ते में ट्रेन में कटकर मर गए। बहुत सारे लोग भूख से मर गए। कोरोना काल में आप लोगों ने कितनी समस्याएं देखी। लेकिन साथियों, आपको हैरानी होगी कि दोबारा कोरोना काल जैसी स्थिति फिर से भारत में हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सीधे तौर पर यह कह दिया कि हमें कोरोना काल में जिस तरह से सामना करना पड़ा था, ठीक उसी तरह से फिर से तैयार रहने की जरूरत है। देखा जाए साथियों, तो जिस तरह से इजराइल और ईरान एवं अमेरिका में जिस तरह से युद्ध हुआ है और इस युद्ध का असर जो भारत पर पड़ रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत में गैस की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जो ये सरकार पहले बोल रही थी कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन अब वो हाथ खड़े कर चुकी है कि भारत में गैस की पर्याप्त मात्रा में कमी होती नजर आ रही है। जो इजराइल, ईरान और अमेरिका में युद्ध छिड़ी है, उसका प्रभाव सीधे भारत में देखने को मिल रहा है और इसका असर काफी बुरा पड़ सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में ये बात की। पहले साथियों आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर
जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभापति जी, होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर
कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब जो है इनको डर लगने लगा है कि भारत में स्थिति काफी खराब हो सकती है। और ये कैसे बोल रहे हैं कि लगभग हर देश में हमारे देश के लोग 1-1 करोड़ की संख्या में रहते हैं और वहां पर अब उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे सरकार जो है उनको वापस भारत में लाने का प्रयास कर रही है और इस युद्ध का इतना असर पड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको अब लगने लगा है कि भारत की स्थिति जो है काफी चरमरा गई है, अब ये बोल रहे हैं कि हम सभी देश के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का युद्ध हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में हालात है, भारत में जिस तरह से जाति और धर्म को लेकर संघर्ष देखने को मिलते हैं, ये तो आप अच्छी तरह से देखते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरह से ये राजनीति भाजपा की रही है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले आपने देखा साथियों कि किस तरह से लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल में। कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा था। या वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि थाली बजाइए, कोरोना भग जाएगा। उसके बाद कोरोना नहीं भगा तो ताली बजाइए, कोरोना भग जाएगा। उसके बाद नहीं भगा तो वैक्सीन लगवाए। किस तरह से कोरोना काल में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक ऐसी परिस्थिति आई थी साथियों कि अपने लोग ही अपने लोगों से दूरी बनाकर रहते थे। एक माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, वो माँ भी कहीं ना कहीं कोरोना के डर से अपने बेटे से दूरी बनाकर रहती थी। कोरोना ने सिखा दिया कि इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। लेकिन साथियों, फिर से वही स्थिति आ सकती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर बोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है और इसके लिए देशवासियों को तैयार रहने की जरूरत है। ये मोदी जी खुद बोले हैं। पहले आप मोदी जी की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण
दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं, आपको तैयार रहने की जरूरत है। मतलब साथियों कि कोरोना काल में जिस तरह से समस्याएं होती, उस तरह से समस्याएं फिर से आ सकती हैं। नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे, सभी देशवासियों को ये भरोसा दिलाए थे कि जो काले धन हैं ये हमें वापस जब मिलेंगे तो हर एक भारतीयों के खाते में 3-3 लाख रुपए हम भेजेंगे। साथियों, ये 3-4 लाख रुपए की जो लालच रही, देखा साथियों कि किस तरह से हमारे देश की महिलाओं ने भेड़ की तरह लाइन लगाया। लेकिन क्या मिला साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नोटबंदी से हमें काफी भारी नुकसान हुआ है, काला धन का पता नहीं चला। और नुकसान किनको हुआ? गरीबों को हुआ। लॉकडाउन में भी नुकसान किसको हुआ? गरीबों को हुआ। और फिर से जो नुकसान होने वाला है, किसको होने वाला है? तो गरीबों को ही होने वाला है। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगिना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बीजेपी सरकार को घेरते हुए सीधे तौर पर एलपीजी व पेट्रोल को लेकर और जिस तरह से नरेंद्र मोदी लाइन में लगाने का काम किए हैं और गैस की जो समस्याएं सामने निकल कर आ रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर संसद में चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए खूब जमकर प्रहार किया। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने संसद में क्या कहा, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद सभापति जी। मैं वित्त विधेयक 2026 सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था आखिर किसके लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए, कुछ खास लोगों के लिए। महोदय, मैं इस विधेयक से सहमत नहीं, क्योंकि इसकी प्राथमिकता देश की असली जरूरतों से मेल नहीं खाती। और जगदम्बिका पाल जी अभी कह रहे थे गैस की किल्लत नहीं है। ये बात सच है कि नेताओं के यहाँ गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन आम जनता के यहाँ गैस की किल्लत है। जब हम जाके देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, तब हमें इस बात का एहसास होगा। सरकार कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो युवा बेरोजगार क्यों है, किसान कर्ज में क्यों और मजदूर को काम क्यों नहीं मिल रहा? माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि 7% जीडीपी ग्रोथ का सीधा लाभ देश के किस वर्ग की आमदनी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रहा है? टैक्स व्यवस्था से बोझ किस पर और राहत किसको? सरकार कहती है कि टैक्स सिस्टम आसान किया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा बोझ उसी पर पड़ता है जो अपनी कमाई रोजमर्रा के खर्चों में लगाता है। टैक्स का मकसद सिर्फ पैसा जुटाना नहीं, बल्कि लोगों को राहत भी देना भी होता है। सरकार कहती है कि विदेश नीति मजबूत है, लेकिन क्या इससे महंगाई कम हुई? क्या इससे ऊर्जा सस्ती हुई? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ? अगर हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो उसका फायदा जनता को कम मिलेगा। महोदय, रुपया केवल एक मुद्रा नहीं, ये देश की आर्थिक ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज स्थिति यह है कि लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, जिसके कारण पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगा हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि रुपए की गिरावट को रोकने के लिए वित्त विधेयक 2026 में कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं? क्या कोई स्पष्ट रोड मैप है जिससे रुपया स्थिर और मजबूत हो सके? महोदय, महंगाई पर आंकड़ों में राहत, लेकिन घर के बजट में दबाव है। सरकार कहती है कि महंगाई नियंत्रण में है, जबकि मौसमी के
मौसमी के जनवरी 2026 के आधिकारिक सीपीआई डेटा के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति 2.75% और खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति 2.13% रही और कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव करती, लेकिन भारत में कीमतें हमेशा ऊंची रही, उसका लाभ जनता को नहीं मिला। बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमत हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की चिंता का कारण बनी हुई है। पहले नोटबंदी की लाइन और फिर ऑक्सीजन की लाइन, सिलेंडर की लाइन। क्या इस सरकार ने देश की महान जनता को लाइन में लगाने का ठेका ले लिया है? आज पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश हो रही, जिसकी वजह से किसान की फसल खराब हो रही है। माननीय वित्त मंत्री बताएं कि बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को समयबद्ध और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए इस वित्तीय विधेयक में क्या ठोस व्यवस्था की गई है। महोदय, एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक रीढ़ है। छोटे उद्योग की सबसे बड़ी समस्या जटिल ऋण प्रक्रिया, समय पर भुगतान, डिजिटल संक्रमण की लागत, बड़ी कंपनियों से असमान प्रतिस्पर्धा और बाजार तक पहुंच। क्या इनमें से किसी समस्या का समाधान इस विधेयक में निर्णायक रूप से लिया गया है? माननीय वित्त मंत्री बताएं कि वित्त विधेयक 2026 में ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है कि एमएसएमई, ग्रामीण, गैर कृषि क्षेत्र और महिलाओं के रोजगार को निर्णायक गति दे सके। 5 मिनट प्राथमिकता दी जाए ताकि व्यापार और किसान को इसका लाभ मिल सके। सभापति जी, सरकार कह रही है कि आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार 2025-26 संशोधित अनुमान राज्य के घाटा जीडीपी का 4.4% है। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पर लगभग 200 लाख करोड़ का कर्ज है। माननीय वित्त मंत्री बताएं कि ये कर्ज किसके लिए है और उस पर ब्याज का बोझ कितना है? ये कर्ज देश के विकास के कितने काम आ रहा है और उससे उत्पन्न लाभ समाज के किन वर्गों को मिल रहा है? नगीना लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री जी बताएं इस वित्तीय विधेयक के नगीना क्षेत्र की सड़क और बुनियादी ढांचे के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? मैं मांग करता हूं कि नगीना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए। विशेष रूप से नगीना, बिजनौर और मेरठ कॉरिडोर को प्राथमिकता दी जाए ताकि उद्योग और व्यापार पर किसानों को सीधा लाभ मिल सके। युवाओं के भविष्य के लिए नगीना में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर और उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाए ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके और विशेषकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए इस विशेष बजटीय क्या प्रावधान किए गए बताएं। महोदय, जब तक विधेयक रोजगार को केंद्र में रखता, किसान को गारंटी देता, छोटे व्यापारी को राहत देता, मध्यम वर्ग को वास्तविक कर न्याय नहीं देता, महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता और शिक्षा स्वास्थ्य को राष्ट्र निर्माण केंद्र धुरी नहीं मानता, तब तक इसे आदर्श बजट कहना गलत होगा। सभापति जी, पक्की नौकरियां खत्म है, आउटसोर्सिंग पर नौकरियां है, क्यों ना कहा जाए कि बहुजन विरोधी सरकार है। सभापति जी, विमुक्त और घमंतु जातियों के सशक्तिकरण के लिए इस बजट में क्या विशेष प्रावधान है? दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए इस बजट में क्या विशेष प्रावधान किया गया है? पुरानी पेंशन का लाभ आप क्यों नहीं देना चाहते? प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC कर्मचारी अधिकारी क्यों नहीं आप देना चाहते? सारे सरकारी स्कूल को बंद करके गरीबों के बच्चों के शिक्षा के दरवाजे बंद करने वाली सरकार गरीबों की हितैषी कैसे हो सकती है? डबल इंजन की सरकार ने 2022 में सर वादा किया कि हम किसानों की बिजली माफ करेंगे और उनका कर्ज माफ करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सोने के तारे में उत्तर प्रदेश बिजली आती है, गरीब आदमी उसका बिल नहीं अफोर्ड कर पाता। और ट्रांसजेंडर के सशक्तिकरण के लिए आपने कौन सा प्रावधान, विशेष प्रावधान किया है? अंत में सभापति खत्म करते हुए, पिछली बार जब वित्त मंत्री जवाब दे रही थी तो सूचना की सही जानकारी के कारण उन्होंने एक त्रुटि उनके द्वारा की गई थी, मैंने उनसे आग्रह किया था। मैं उम्मीद करूंगा कि वित्त मंत्री जवाब देकर इसको इस बार सही कर देंगी। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने बोल दिया कि जो नेता हैं इनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसको है? गरीबों को है। अब आपको बता दें साथियों कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ट्रंप के गुलाम हैं, ये ट्रंप के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जो ट्रंप कहेंगे वही मोदी करेंगे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से इनका नाम आया, इनको डर है कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो ट्रंप हमारी पोल खोल देगा, जिससे हम बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। यहाँ तक कि इन पर तंज कसते हुए बहुत सारे आरोप लगाए। आखिर राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, पहले आप राहुल गांधी की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ईरान में युद्ध हो रहा है, देखा प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस से, देखा आपने? देखा था? सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते।
कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। आप देखिए, अमेरिका के साथ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के साथ इन्होंने डील किया, यूएस डील। उसमें पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, कृषि का सेक्टर खोला। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक कृषि का सेक्टर नहीं खोला। उसका कारण है क्योंकि हमारे जो खेत हैं वो छोटे खेत हैं। आप जानते हो 5, 6, 10 एकड़ के, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के खेत हैं। अमेरिका में 1000 एकड़, 2000, 5000, 10,000 एकड़ के खेत हैं। यहां पे हमारे लोग हाथ से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मैकेनाइजेशन कम है। वहां पे कॉम्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरा मैकेनाइजेशन है। अगर उनका माल यहां आ जाएगा तो हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि का सेक्टर नहीं खोला। इन्होंने दाल, सोयाबीन, फल, कपास, ये सब खोल दिया है। चार महीने के लिए नहीं खोलना चाह रहे थे। 4 महीने वो फंसा हुआ था और मैं पूछ रहा था क्यों फंसा है। सरकार के लोग कह रहे थे कि क्योंकि कृषि का सेक्टर नहीं खोलना। हिंदुस्तान का पूरा डेटा जो है, जो इस देश की पूंजी है, आप 21वीं सदी में, 20वीं, पिछली सदी में जो तेल की जगह होती थी, 21वीं सदी में वो डेटा है। जिसके पास डेटा है उसकी प्रगति होने वाली है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान का डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया। $9 लाख करोड़ रुपए, नंबर याद रखिए, हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। 5 साल के लिए हर साल 9 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए, अगर हम अमेरिकन कंपनी से 9 लाख करोड़ रुपए खरीदेंगे तो हमारी कंपनियों का क्या होगा, हमारी छोटी कंपनियों का क्या होगा, हमारे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का क्या होगा। अमेरिका का जो टैक्स था वो 0 कर दिया और हमारा पहले से ज्यादा कर दिया। और चौथी और सबसे गंभीर बात, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि हम बिना आपसे पूछे तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे ईरान से नहीं खरीदना है, नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे इराक से नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। आप बोलो, जो आप हुक्म करोगे हम पूरा करेंगे। ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी हैं। लिया कुछ नहीं। अमेरिका हमसे माल नहीं खरीदेगा। अमेरिका को पेट्रोल गैस खरीदने से पहले हमसे नहीं पूछना। उनका टैक्स कम हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे?
एप्स्टीन, वो हैं 4-5 तरीके, मगर मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूं आज। मैं जानता हूं, एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से राहुल गांधी ने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री पर जमकर वार किया। अब साथियों, देश में जो हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि गैस की किल्लत कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। जो लोग प्रदेश में रहते हैं और वहां पर वो 80 से लेकर 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गैस खरीदते थे, आज उनको 400 से लेकर 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गैस खरीदने पड़ रहे हैं। वो भी गैस नहीं मिल पा रहे हैं। अब सोचिए साथियों कि जो प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए आधार गैस ही है। अगर गैस नहीं रहेगा तो फिर कैसे वो भोजन बना पाएंगे और किस तरह से अपना पेट भर पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो समस्या आ पड़ी है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकेत दिया है, ये हालात आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।